हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर की क्लास में चैप्टर 5 हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। शारीरिक विकास के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का अर्थ था कि शरीर का विकास। अब ये शरीर का विकास आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक मतलब शरीर के अंग, अंदर के जो अंग कहते हैं, जैसे हमारी ग्रंथियाँ होती है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब का जो विकास हो रहा है वो आंतरिक। और बाहरी मतलब हमें बाहर के हाथ पैर आँख कान, ये सब क्या है, बाहरी अंग है। तो शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों का जो विकास हो रहा है समय के साथ, वो किसके अंतर्गत आता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत। और फिर हमने कल शारीरिक विकास के महत्व पढ़ लिए थे और हमने क्या पढ़े थे, शारीरिक कल शारीरिक वृद्धि चक्र पढ़ चुके हैं, हम साइकिल पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पढ़ा था कि गर्भकालीन से लेकर किशोरावस्था तक जो शारीरिक वृद्धि की जो दर होती है वो किस तरह से होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी अत्यंत कम हो जाती है और कभी मिडल में रहती है। तो ये क्या था, शारीरिक वृद्धि चक्र था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस शारीरिक वृद्धि चक्र को कौन कौन प्रभावित करता है और कौन कौन प्रभावित करता है। उसमें था आहार था, भोजन था, एडजस्टमेंट था, ये सब क्या थे, शारीरिक वृद्धि चक्र को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स थे। उसी कड़ी में आज हमारा अगला टॉपिक है कि शारीरिक ये जो विकास हो रहा है इसके नियम कौन कौन से हैं, कि शारीरिक विकास किस तरह से होना चाहिए। तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज का है शारीरिक विकास के नियम। शारीरिक विकास के नियम के ये जो शारीरिक विकास, शरीर में जो चेंजेस हो रहा है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, ये किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहला नियम है कि ये जो शारीरिक विकास हो रहा है, ये जो शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शारीरिक विकास निश्चित क्रम में होता है। अब निश्चित क्रम का क्या मतलब है, तो इसमें देखते हैं कि शारीरिक विकास निश्चित विकास क्रम के नियम के अनुसार होता है। कि यही कारण है कि विभिन्न आयु स्तरों में शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो इसके बारे में क्या, इसमें क्या बात करते हैं, गति के बारे में। जब हमने शारीरिक वृद्धि चक्र पढ़ा था उसमें क्या था, जब बालक गर्भ में था, गर्भकालीन अवस्था चल रही थी, उस समय जो विकास की जो दर थी, बालक के शारीरिक विकास की जो दर थी वो कैसी थी, तीव्र अवस्था में थी। फिर बालक का जन्म हो गया, शैशवावस्था आ गई। शैशवावस्था में क्या थी, जो बालक की जो शारीरिक वृद्धि की दर थी वो भी तीव्र थी लेकिन अत्यंत कम तीव्र थी। फिर उसके बाद क्या हो गई, बढ़ गई। बाल्यावस्था में फिर कम हो गई, फिर किशोरावस्था में वापस बढ़ गई। तो ये क्या थी, शारीरिक विकास की दर है कि किस समय बालक का शारीरिक विकास बहुत जल्दी हो रहा है और किस समय बहुत कम हो जाता है और फिर वापस तेज हो जाता है। तो ये सब क्या है, शारीरिक विकास की दर है। ये क्या एक निश्चित क्रम में हो जाए कि हाँ, कि जब बालक गर्भकालीन में तब तेज होगी, जब शैशवावस्था आ जाएगी तब फिर से कम हो जाएगी। तो ये सब क्या निश्चित अवस्था में चल रही है, निश्चित क्रम में चल रही है। तो शारीरिक विकास कैसा होता है, शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, ये जो शारीरिक विकास है ये निश्चित दिशा में होता है। दूसरा नियम है कि ये जो शारीरिक विकास है ये निश्चित दिशा में होता है। अब निश्चित दिशा का क्या मतलब है, शारीरिक विकास की निश्चित दिशा। निश्चित दिशा का मतलब है, जब हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने जब शारीरिक विकास पढ़ा था उसमें हमने दो बातें देखी थी कि जो शरीर का जो विकास हो रहा है ये क्या होता है, एक तो मस्तकाधोमुखी दिशा में होता है और दूसरा कौन सा था, निकट दूर का विकास। ये दो हमने पढ़े थे, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पढ़े थे। जब हम शारीरिक विकास की बात कर रहे थे तो जो बालक में जो विकास होता है, मनुष्य में, मानवों में जो विकास होता है वो उसकी दिशा दो तरीके से होती है।
पहला है मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है कि जब वो बालक के शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर हाथों का निर्माण होता है, फिर धड़ का निर्माण होता है, फिर नीचे के पैर का निर्माण होता है। तो मतलब जो मस्तकाधोमुखी की दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर। क्या होती है, सिर से पैर की ओर, मतलब सबसे पहले बालक के सिर का निर्माण होगा, उसके बाद पैरों का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, मस्तकाधोमुखी दिशा। तो ये निश्चित दिशा होगी कि हाँ अगर बालक में मस्तकाधोमुखी की दिशा हो रही है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण, फिर पैर का निर्माण होगा। और फिर दूसरी कौन सी दिशा होती है, निकट से दूर का विकास। निकट से दूर का विकास मतलब सबसे पहले बालक के, जैसे हम हाथों की बात करें, सबसे पहले उसके कंधों का विकास होगा, फिर उसके कलाइयों का विकास होगा, फिर अंगुलियों का विकास होगा। ठीक है, तो ये क्या निश्चित दिशा हो गई। बालक का जो शारीरिक विकास हो रहा है उसकी निश्चित दिशा हो गई। यहाँ तो सबसे पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बालक के शरीर का निर्माण होता है। और ऊपर से नीचे के साथ साथ जो पास के अंग होते हैं उसका निर्माण पहले होता है और दूर के अंगों का निर्माण बाद में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई छोटा बालक है, वो सबसे पहले क्या करता है, घुटने के बल चलना शुरू करता है। घुटने के बल चला तब क्या हुआ, उसमें सबसे पहले क्योंकि पैरों का निर्माण नहीं हुआ तो घुटनों का विकास हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसमें और विकास होता गया, उसकी उम्र बढ़ती गई, उसने फिर पैरों के बल चलना सीखा। तो क्या हो गया, सबसे निकट उसके कौन सा था, उसके शरीर के निकट सबसे पहले थे घुटने। तो पहले उसके घुटनों का निर्माण या विकास हुआ, फिर उसके बाद उसके पैरों का विकास होने लगा। तो वो पैर चल के, मतलब उसने पैरों के द्वारा चलकर वो चलने लगा। तो क्या था ये, निकट से दूर का विकास हो। और जैसे कोई छोटा बालक है, उसको हम गेंद दे देते हैं, बॉल फेंके उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, जब वो छोटा होता है तब वो पूरे शरीर को बॉल की तरफ झटका देता है। ठीक है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, तब क्या करता है, वो सिर्फ हाथों को खींचता है ना, हाथों को बॉल की तरफ करेगा। फिर जब और उसमें विकास हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तब वो क्या करता है, सिर्फ कलाइयों और हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब सबसे पहले उसके हाथ का विकास हुआ, हाथ का विकास होने के बाद और दूर क्या था, कलाई थी, तो उसके बाद उसके कलाइयों का विकास हुआ, फिर उसके बाद क्या थी, अंगुलियाँ थी, तो फिर उसके अंगुलियों का विकास हुआ। तो ये जो शारीरिक विकास होता है ये एक निश्चित दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले अंगुलियों का विकास हो जाए, पहले उसकी अंगुलियाँ काम करेगी, फिर उसके कंधे काम करेंगे, फिर उसके हाथ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, सबसे पहले उसके हाथ काम करेंगे, फिर कलाइयों का प्रयोग करना सीखेगा, उसके बाद वह अंगुलियों का प्रयोग करता है। और उसी तरह सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होगा, फिर गले का, धड़ का, फिर पैरों का निर्माण होता है। इस तरह से ये शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास के एक निश्चित दिशा में होता है। फिर उसके बाद अगला नियम है कि ये जो शारीरिक विकास हो रहा है, मतलब ये जो शरीर के अंगों का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये जो विकास हो रहा है ये निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में, मतलब शरीर के अंगों का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उनमें वृद्धि कैसे होगी, निश्चित अनुपात में होती है। निश्चित अनुपात में। अब निश्चित अनुपात का मतलब ये है कि जैसे अभी ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा, विकास एक निश्चित दिशा में होता है, मतलब सिर से पैर का निर्माण हो गया, पहले सारे अंग बन गए, पूरे शरीर का अंग हो गया, अब उसमें विकास होगा। विकास कैसे होगा, निश्चित अनुपात में विकास होगा, मतलब हाथ और पैर जितने बढ़ने चाहिए उतनी लंबाई तक बढ़ेंगे, आँख, कान, नाक, इनको जितनी लंबाई तक बढ़ना चाहिए उतनी ही लंबाई में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ और पैर तो इतने लंबे हो गए, क्योंकि हमारे आँख और नाक क्यों नहीं हुई, इन्हें भी लंबा होना चाहिए, तो ये लंबी क्यों नहीं होती, ये बड़ी क्यों नहीं होती, इनकी साइज उतनी क्यों रहती है, क्योंकि इनमें निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है, इनमें निश्चित अनुपात में विकास होता है। कि मतलब आँख और नाक, इन सब की लंबाई उतनी होगी जितनी आप बचपन में देखते थे, और जब बड़े हो गए तब हाथ और पैर की तो लंबाई बढ़ रही है, उनमें वृद्धि हो गई, उनमें विकास हो गया, लेकिन आँख, कान, नाक इनमें क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनमें निश्चित अनुपात में वृद्धि है। सारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक जैसे नहीं बढ़ते, कुछ अंगों की वृद्धि ज़्यादा होती है, कुछ अंगों की वृद्धि कम होती है। तो ये क्या है, निश्चित अनुपात में होते हैं। जब ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये निश्चित अनुपात में वृद्धि करे। तो जब मानव का शारीरिक विकास होता है तब उसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात में विकास होता है। फिर उसके बाद और क्या नियम है शारीरिक विकास के, कि ये जो शारीरिक विकास होता है इसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है। तो क्या होती है, शारीरिक विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं। व्यक्तिक विभिन्नताएं।
अब व्यक्तिक विभिन्नताएं मतलब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जब विकास होगा एक निश्चित दिशा में होगा, निश्चित दिशा में होगा तो क्या होगा, निश्चित अनुपात में वृद्धि करेगा। किसी में कोई पहले वृद्धि कर जाएगा, कोई अंग बाद में वृद्धि करेगा। उसके बाद शारीरिक विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब नाम से पता चला, व्यक्ति और विभिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, हर कोई एक सा नहीं होता। क्यों नहीं होता? लेकिन वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है उनके विकास पर। तो क्या होता है कि ये जो व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है ये शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं कि हर बालक एक सा नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता है। कोई पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है। हर किसी की बुद्धि सेम नहीं होती, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता और हर कोई डम्ब भी नहीं होता। इसका मतलब क्या कि हर कोई अलग अलग है, हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर किसी बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कोई बालक है जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीखता है, कोई पहले चलना सीख लेता है तो कोई पहले बोलना सीख लेता है, तो कोई पहले बोलना पहले सीखेगा तो चलना बाद में सीखेगा। ऐसा होता है ना। तो ये क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर एक बालक अलग अलग तरीके से विकास होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई बालक है, जितने भी दुनिया में बालक है सारे पहले बोलना सीखेंगे, पहले चलना सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर कोई अलग अलग होता है तो उनमें जो सीखने की दर होती है वो भी अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि विकास, शारीरिक विकास का नियम का सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है कि हर बालक अलग अलग होता है तो उनमें विकास भी अलग अलग होगा। फिर उसके बाद अगला नियम है शारीरिक विकास का कि सहसंबंध का नियम। सहसंबंध का नियम सहसंबंध का नियम। अब इसके अंदर क्या होता है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत केवल बाह्य या आंतरिक अंगों का ही विकास नहीं होता बल्कि विकास के अन्य क्षेत्रों मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल, सामाजिक, भाषा विकास आदि रूप से संबंधित रहता है। जैसे जो शारीरिक विकास हो रहा है, हमारे शरीर में विकास हो रहा है, तो इसके साथ साथ इसमें से शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों का ही विकास नहीं होता। इसमें क्या होता है, इनके साथ साथ शरीर के साथ साथ शरीर में और भी कई विकास होता है। और कौन कौन से, जैसे बालक पहले, जैसे हमने देखा कि बालक पहले जल्दी चलना सीख के शरीर से संबंधित है, चल रहा है किसे, पैरों से चल रहा है, शरीर से संबंधित है, शारीरिक विकास तो हो रहा है। तो और क्या हो जाएगी, उसने पहले चलना सीखा तो उसके खेल में रुचि बढ़ जाएगी, खेल कूद, चलने कूदने, उछलने कूदने, उठने बैठने, इन सब में वो पहले सीख जाएगा। तो क्या होगा, उसमें खेल की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो उसके खेल का विकास हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे कोई बालक है उसने बोलना जल्दी सीख लिया, पढ़ना लिखना जल्दी सीख लिया, है ना, तो ये सब जल्दी सीख लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी भाषा का विकास हो जाएगा, वो पढ़ने में होशियार हो जाएगा, उसकी बौद्धिक विकास होता जाएगा, उसमें भाषाई विकास होता जाएगा। तो ये सब क्या है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक विकास होने के साथ साथ और भी कई सारे विकास हो रहे हैं। तो ये शारीरिक विकास के जितने भी विकास हैं, बाकी सारे विकास उन सबसे संबंध रखता है। जैसे कि शारीरिक विकास हो गया तो वो मानसिक विकास भी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, बौद्धिक विकास हो जाएगा, भाषाई विकास हो जाएगा, खेल का विकास हो जाएगा। तो क्या ये सारे विकास किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किससे, शरीर से संबंधित होती है, शरीर, दिमाग, इनसे संबंधित होती है। तो शारीरिक विकास होने के साथ साथ और भी कई सारे विकास ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो क्या हो गया, सहसंबंध हो गया, मतलब बाकी जितने भी विकास है उन सब का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से संबंध होता है। तो ये सब क्या थे, शारीरिक विकास के नियम। वापस देख लेते हैं। सबसे पहला था शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, हर एक एज वाइज होगा। सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था में ही होगा, फिर उसके बाद शैशवावस्था आएगी। ऐसा नहीं कि गर्भकालीन के बाद सीधे किशोरावस्था आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। शारीरिक विकास एक निश्चित दिशा में होता है। सिर से पैर का निर्माण होता है, पास के अंगों का निर्माण पहले होगा और दूर के अंगों का निर्माण बाद में होगा। फिर उसके बाद है, और ये जो अंगों का निर्माण होने के बाद इनमें जो वृद्धि और इनमें जो विकास होता जाएगा वो क्या होगा, निश्चित अनुपात में होगा। हाथ और पैर वो एक निश्चित लंबाई तक वृद्धि करेंगे, जैसे आँख, कान, नाक है, इनकी लंबाई और इनकी वृद्धि भी निश्चित होती है। शारीरिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर कोई बालक अलग अलग होता है, तो उनका जो शारीरिक विकास सब में सेम नहीं होगा, सब में अलग अलग होगा। और है सहसंबंध का नियम, ये जो शारीरिक विकास होने से बाकी सारे विकास भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो शारीरिक विकास है ये अन्य विकास के साथ सहसंबंध स्थापित करता है। फिर उसके बाद ये सारे तो थे शारीरिक विकास के
नियम। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक क्या है कि ये जो शारीरिक विकास हो रहा है ये जो अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह से हो रहा है। जैसे गर्भकालीन अवस्था है उसमें कौन सा विकास पहले हो रहा है, कौन सा शरीर का निर्माण पहले हो रहा है। फिर क्या आएगी शैशवावस्था, उसमें कौन सा विकास हो रहा है। फिर बाल्यावस्था, उसमें कौन सा विकास हो रहा है। तो सभी विकास को हम अलग अलग अवस्थाओं में पढ़ते हैं। तो आइए हेडिंग लगाते हैं विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। हेडिंग है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक अब बैठेंगे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। अब जैसे हम बात करते हैं कौन सा शारीरिक विकास की, सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं। लंबाई, अब ये जो लंबाई है ये कौन सी अवस्था में किस प्रकार से हो रही है बालक में, उसके बारे में देखते हैं। जैसे जब हम जन्म के समय बात करते हैं, जब बालक का जन्म हो गया कौन सी अवस्था स्टार्ट हो गई, शैशवावस्था। जन्म होते ही शैशवावस्था स्टार्ट हो जाती है। जन्म होते ही शैशवावस्था स्टार्ट हो जाती है। जन्म के समय शैशवावस्था, तो उस समय बालक की जो लंबाई होती है तो वो कितनी होती है, 19 से 20। तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई इतनी होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे बालक में वृद्धि होती जाती है, बालक का विकास होता जाता है, बालक पर अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का हो गया, वंशानुक्रम का हो गया। बालक का जन्म हो गया, जन्म होते वंशानुक्रम का तो पहले ही था, उसके बाद किसके संपर्क में आया, वातावरण के संपर्क में आया, तो उसमें वातावरण के द्वारा फिर विकास होता गया। तो फिर क्या हो गया, उसकी लंबाई बढ़ गई। फिर क्या हो जाता है, शैशवावस्था में 19 से 20 था। फिर उससे पहले की बात करें तब उसका कितना था, जन्म से पूर्व की बात करें, जन्म से पूर्व मतलब क्या हो गया, बालक जब माँ के गर्भ में था, गर्भकालीन अवस्था में कितना था, 16 से 17 ये था। फिर उसके बाद बात करते हैं और अगली कौन सी अवस्था है कि जब बालक, हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था में अब हम लड़के और लड़कियों दोनों के अलग अलग की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, लड़कियों का विकास पहले हो जाता है, लड़कियों की लंबाई पहले बढ़ती है। बाल्यावस्था में क्या होता है, लड़कियों की लंबाई में वृद्धि होती है। किसकी अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा। जब बाल्यावस्था होती है तब जो लड़कियों की जो लंबाई बढ़ती है वो लड़कों की तुलना में ज़्यादा बढ़ती है। मतलब जो बाल्यावस्था में जब लड़के और लड़कियां होती हैं उनमें लड़कों की तो लंबाई ज़्यादा, लड़कियों की पहले बढ़ेगी और लड़कों की बाद में बढ़ेगी। फिर क्या आती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था आ गई। किशोरावस्था में क्या, किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, शैशवावस्था में 19 से 20, जन्म से पहले 16 से 17, या जब बालक जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है तब 16 से 17 होती है। फिर जन्म हो गया, 19 से 20 हो गया। जब बाल्यावस्था आती है तो लड़कियाँ पहले बढ़ेगी, लड़के बाद में बढ़ेंगे। जब किशोरावस्था आ जाते हैं तो लड़के तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये क्या था, कौन सा शारीरिक विकास था, लंबाई। फिर उसके बाद लंबाई के बाद वजन। अब वजन कैसा होता है कौन सी अवस्था में, तो इसमें देखते हैं जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पाउंड होता है, परंतु समय से पूर्व जन्मे बालकों का वजन 3 या 4 पाउंड भी हो सकता है। जन्म से पहले
या फिर जन्म के समय 6 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, जब बालक जन्म लेता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, उस समय उसका वजन 6 से 8 पाउंड होता है। लेकिन जो टाइम से पहले हो जाता है प्रीमेच्योर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर डिलीवरी। उसमें कितना होता है? 3 से 4 पाउंड होता है वजन। फिर जन्म के 2 से 3 सप्ताह बाद तक वातावरण के साथ समायोजन न कर पाने के कारण बालक के जन्म के भार में कमी आ जाती है, परंतु इसके बाद से वजन में वृद्धि हो जाती है और इस अवस्था में वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है। जब जन्म हो गया तब बालक का वजन 6 से 8 पाउंड था, और जब जो बच्चे होते हैं जिनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है वो क्या होते हैं, उनका भार 3 से 4 पाउंड होता है। फिर बालक का जन्म हो गया, 6 से 8 पाउंड था। फिर वो जन्म हो गया, उसके बाद मतलब माँ के गर्भ से बाहर आते वातावरण के संपर्क में आ गया। जब कोई बेचारा वो अचानक आया है तो वो अचानक तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसे टाइम लगेगा। और जब वो टाइम लगने में उसे जितना समय लगता है, मतलब उसे एडजस्ट करने में जितना टाइम लगता है, उस समय क्या होता है, उस टाइम में उसका जो वजन होता है वो तेज़ी से गिरने लगता है ना। आपने बच्चों को देखा होगा, जब उनका जन्म हो जाता है तो 3 से 4 महीनों तक उनका वजन एकदम से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि जब वो माँ के गर्भ से तुरंत बाहर आया तो उसे बाहर के वातावरण के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो जितना टाइम लगता है उस समय उसका जो भार है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद उसका एडजस्टमेंट हो गया, वो सब कुछ सीख गया, आसपास से सीख लिया उसने, वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसका जो भार है वो वापस से बढ़ने लगता है। हो गया, जब जन्म हुआ 6 से 8 पाउंड था। फिर जन्म के बाद होते उसका वजन घटने लगा। घटने क्यों लगा? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पाया था उस टाइम। उसे एडजस्ट होने में जितना टाइम लगा उस समय उसका वजन गिरा, और जब वो एडजस्ट हो गया तो उसका वजन वापस बढ़ गया। तो ये क्या था? शारीरिक विकास अवस्था पर निर्भर हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा शारीरिक विकास है? उसका जो शारीरिक अनुपात होता है। अब क्या है? शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात की बात हमने अभी जो शारीरिक विकास के जो नियम पढ़े थे उसमें हमने की थी। शारीरिक अनुपात क्या होता है? जैसे लंबाई जैसे हाथ पैरों की लंबाई होती है वो एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है। जैसे हाथ पैरों की लंबाई किशोरावस्था तक बढ़ी, और फिर वो जो आँख कान नाक ये सारे अंग होते हैं, इनकी लंबाई क्या होती है? ये नहीं बढ़ती। ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, इन अवस्थाओं तक ही बढ़ती है। उसके बाद इनकी लंबाई थोड़ी बढ़ती है। ये तो मतलब एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। ऐसा थोड़ी है आँख और जो पैर है ये एक जैसे बढ़ेंगे कि जितनी लंबाई पैर में हो रही है उतनी लंबाई आँख में भी होगी। ऐसा होता तो आज से सब लोग राक्षस जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आँख कान नाक इन सब में क्या होती है? निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है ना। फिर उसके बाद है दांत। जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत नहीं होते। अगला शारीरिक विकास कौन सा है? दांत। जन्म के समय इसके मुंह में दांत नहीं होते ना, बच्चों के मुंह में, है ना। लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तब उस समय जो बालक में तो दांत नहीं होते, लेकिन इनका जो निर्माण है वो बालक जब 3 से 4 महीने का होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसी टाइम इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब गर्भकालीन शिशु के जबड़ों का निर्माण प्रारंभ होना होता है, मतलब जब बालक माँ के गर्भ में होता है, 3 से 4 महीनों की अवस्था होती है, तो उस समय जब बालक के जबड़ों का निर्माण शुरू होता है तो उसी समय बालक में जो दांत का निर्माण है वो भी प्रारंभ हो जाता है। दांत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, दांत आते नहीं हैं। क्यों नहीं? और ये दांत कब आते हैं? जब बालक का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद बालक में दांत दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है। अब आप लोगों ने दांत के बारे में तो पढ़ा होगा। दांत कितने टाइप के होते हैं? बच्चों में पहले दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं। वो क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। तो दांत दो टाइप के हो गए, एक तो अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत में क्या होता है? जब शिशु 6 से 7 माह का होता है तब अस्थायी दांत निकलना शुरू। जैसे दूध के दांत सुना है ना, दूध के दांत तो होते हैं ना बच्चों के, तो वो क्या होते हैं? जब बालक का जन्म हो जाता है, जन्म से 6 से 7 महीनों के बाद बालक में दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है? बालक की 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। मतलब जब बालक का जन्म हो गया, जन्म से
6 से 7 महीने के बाद उसमें दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं। दूध के दांत को क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, तो उसका जन्म हो गया, जन्म होने के 6 से 7 महीने बाद उसमें दूध के दांत निकलना शुरू हो गए। और जब बालक 2.5 से 3 साल तक का हो जाता है तो उस समय उसमें सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर अस्थायी दांतों का निर्माण हो जाता है। और ये अस्थायी दांत संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनकी टोटल संख्या 20 होती है। ये आकार में छोटे एवं गुण में हीन होते हैं, मतलब ये आकार में छोटे होंगे लेकिन इनके जो ताकत होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो अस्थायी दांत कैसे होते हैं? जब बालक 6 से 7 महीने का होता है तो उस समय उसमें दूध के दांत या अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब वो 2.5 से 3 वर्ष तक का हो जाता है तब उसमें सारे अस्थायी दांत आ जाते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 20 होती है। ये आकार में छोटे छोटे होते हैं और क्या होते हैं? गुणों में कम होते हैं, इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से दांत आते हैं? ये दांत टूट जाएंगे तो कौन से आएंगे? स्थायी दांत, परमानेंट टीथ आएंगे। तो ये कैसे होते हैं? जब बालक 6 वर्ष की अवस्था होती है तब स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। 17 से 25 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांत निकलते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? अभी दांत कितने होते हैं? टोटल 32 होते हैं। स्थायी दांत कैसे होते हैं? जब बालक 3 वर्ष तक का था दूध के दांत आ गए। अब वे दूध के दांत कब गिरेंगे? जब बालक 6 वर्ष का हो जाएगा तब उसके वो दूध के दांत टूटने शुरू हो जाएंगे और फिर परमानेंट टीथ आएंगे। जो परमानेंट स्थायी दांत होते हैं वो आ जाएंगे। वो आने के बाद क्या होगा? टोटल ये 32 आएंगे। ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये आकार में बड़े भी होते हैं, मतलब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये आकार में बड़े भी होते हैं और क्या होते हैं? ये गुण में ज़्यादा होते हैं, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब क्या करते हैं हम इन स्थायी और जो अस्थायी दांत हैं, दूध के दांत हैं, उनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। टेबल बना के डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था? ये दांत कब आते हैं? जब बालक 6 से नवजात शिशु कब होता है? 6 से 7 माह में। और कब तक आते हैं? जब बालक 2.5 से 3 वर्ष तक। जब बालक 6 से 7 महीने का होता है तब ये अस्थायी दांत या दूध के दांत आते हैं और 2.5 से 3 वर्ष तक निकलते हैं, मतलब सभी आ जाते हैं। और परमानेंट टीथ कब आते हैं? जब बालक 6 साल का हो जाता है। बालक 6 वर्ष का। और कब तक आते हैं? 17 से 25 वर्ष तक। जब बालक का जन्म हो जाता है, जन्म होने के 6 से 7 महीने के बाद दूध के दांत आते हैं और जब बालक 2.5 से 3 वर्ष तक का हो जाता है तब सारे दूध के दांत आ जाते हैं। और ये कितने आते हैं? संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 32। ये संख्या में 32 होते हैं। और क्या होते हैं? ये कैसे होंगे? आकार में छोटे होंगे। और गुण में कैसे होते हैं? कम होते हैं। और ये कैसे होंगे? आकार में छोटे या बड़े? और कैसे होंगे? ये गुण में कैसे होंगे? ये कम थे, ये ज़्यादा होंगे। तो इनमें क्या होता है? गुण अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? इनको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत को दूध के दांत भी कहते हैं। बोलते हैं ना स्थानीय भाषा में दूध के दांत। 6 से 7 महीने का होता है और 2.5 वर्ष तक सारे आ जाते हैं। 20 होते संख्या में, आकार में छोटे होते हैं और गुण भी कम होते हैं। ये 6 वर्ष का होता है तब निकलना शुरू हो जाते हैं। 17 से 25 वर्ष की आयु तक आते रहते हैं। और जब इसमें संख्या कितनी होती है? 32 होती है।
और ये आकार में छोटे या बड़े भी होंगे और इनका जो गुण होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अब है ये जो दूध के दांत और ये जो स्थायी दांत होते हैं ये क्यों आते हैं, इनका महत्व क्या है? इनका महत्व क्या होता है? जब अस्थायी दांत निकलते हैं तो बालकों को अधिक पीड़ा होती है और ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। मतलब जब बालक छोटा होता है, मतलब 6 से 7 महीने का बालक तो कितना ही होगा, और जब इन बालक में ये दांत निकलना शुरू हो जाए तब इनमें क्या होता है, बहुत कष्ट या पीड़ा होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इनको तकलीफ होगी तो इनका शारीरिक विकास कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। जब बालक में अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते, जो वो छोटे होते हैं ना, 6 से 7 महीने के बालक कैसे होंगे, तो उनमें क्या होती है, बहुत कष्ट और पीड़ा होने लगती है, तो ये क्या हो जाएंगे, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर जब उनमें जब ये अस्थायी दांत टूट के स्थायी दांत आएंगे तब क्या होगा, तब वह ऐसा सोचता है कि उसका बचपन समाप्त होने वाला है। मतलब पहले ये दांत आएंगे तब उसे दर्द होगा, तो उसका जो शारीरिक है कमज़ोर है, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। फिर ये भी टूट के ये आएंगे तब क्या होगा, तब उसके क्या लगने लगेगा, अब तो मेरे दूध के दांत टूट गए, अब तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, मतलब उसका बचपन ख़त्म हो रहा है। ये कब होता है, स्थायी दांत आने के टाइम। तो ये क्या था, उसका मनोवैज्ञानिक महत्व, मतलब जब स्थायी दांत आते हैं, जब अस्थायी और स्थायी दांत आता है तब बालक के व्यवहार में, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये था। आज की क्लास में इतना ही, फिर हम जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू।